लोग जो है कूलाम का नियम पढ़ रहे थे। हम लोगों ने कूलाम का नियम देखा कि उसमें बिंदु आवेश होते हैं, जो बिंदु आवेश होते हैं एक दूसरे पर कैसे बल लगाते हैं। स्पेशली कूलाम का नियम यही बताता ही है कि दो चार्ज अगर हैं तो दोनों चार्ज एक दूसरे पर कैसे फोर्स लगाएंगे, कितना फोर्स लगाएंगे। ठीक है, ये चीज़ कूलाम का नियम बताता है। ठीक है, और आपको अगर कूलाम का नियम देखना है या इससे पहले आवेश की प्रॉपर्टी कोई देखनी है तो वो सब चीज़ें जो है आप लोग जा करके फिजिक्स वाइटिका बाई मनोज सर पर यूट्यूब पर टाइप कीजिए फिजिक्स वाइटिका बाई मनोज सर, और वहाँ पर जो है आप लोग जो है ये सब वीडियो देख सकते हैं। चलिए, इतनी चैनल से के प्रमोशन के बाद एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि एफ तथा एफ में तुलना कीजिए। बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, बोर्ड में एक नंबर में जनरली पूछ लिया जाता है वेरी शॉर्ट टाइप में कि एफ और एफ में दोनों में तुलना कीजिए। तो दोनों में तुलना करने का मतलब ये है कि दोनों में क्या समानताएं हैं, दोनों में क्या असमानताएं हैं, दोनों के बीच में सिमिलरिटी क्या है और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ये चीज जो है हम लोगों को इसमें बतानी होती है। ठीक है, एफ का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और जी का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर वैद्युत बल में क्या समानता है और क्या असमानता है। यही चीज हम लोगों को इसमें बतानी होती है। तो आप लोगों ने जैसे कि इसको क्लास इस फार्मूले को क्लास 11th में पढ़ रखा है, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर और एफ इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ये कूलाम का नियम वाला है। ठीक है, तो दोनों में सिमिलरिटी क्या है ये देख लेते हैं हम लोग। सिमिलरिटी क्या है, तो दोनों में अगर पहली समानता देखें, दोनों में अगर पहली समानता देखें तो दोनों में ही अपॉन में r स्क्वायर। कहने का मतलब दोनों बल क्या करते हैं, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, 1 अपॉन r स्क्वायर जैसा कहीं पर दिखता है तो इसका मतलब क्या, व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद दूसरी समानता क्या है। दूसरी समानता हमने आप लोगों को कूलाम के नियम में बताया है कि जो दोनों बल लगते हैं, जो बल लगते हैं आवेशों पर, वो बल आवेशों के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश लगते हैं। जैसे एक आवेश ये हो गया, एक आवेश ये हो गया, तो दोनों केंद्रों को, दोनों आवेशों के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश बल लगेंगे। अनुदिश बल लगेंगे, इधर इधर या इधर, ऊपर नीचे बल नहीं लगेंगे, उसी लाइन पर बल लगेंगे। ठीक है, और वही सेम कंडीशन होती है गुरुत्वाकर्षण बल के साथ भी। अब इसको दोनों को पिंड मान लीजिए, है ना, m1 मान लीजिए, इसको m2 मान लीजिए। ठीक है, m1 और m2 मान लीजिए। तो m1 और m2 अब यहाँ पर अगर देखें तो दोनों पर जो बल लगाएंगे, दोनों पिंड आपस में जो बल लगाएंगे वो बल जो होगा, ठीक है, वो इसी लाइन से द्रव्यमानों के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा के यहाँ पर सेंटर ऑफ मास हो जाता है। ठीक है, यानी द्रव्यमान केंद्र के अनुदिश बल लगाते हैं। ठीक है, उनको द्रव्यमान केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश बल लगाते हैं, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कि केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश बल लगते हैं। केंद्रों को जोड़ने, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं आवेशों के केंद्रों को या द्रव्यमानों के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश बल लगते हैं। अनुदिश बल लगते हैं। ये चीज आप लोगों को इसमें ध्यान रखना होगा। ये हो गई कुछ सिमिलरिटी की बात हो गई। अब दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो पहली ही चीज अगर डिफरेंस की बात करते हैं, ठीक है, तो डिफरेंस में देखिए यहाँ पर आवेश है, वहां पर द्रव्यमान है। आवेशों के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का बल लगता है, लेकिन द्रव्यमानों के बीच में हमेशा आकर्षण बल लगता है। तो पहला क्या है कि Fe जो होता है ये आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है।
यानी स्थिर वैद्युत बल जो होता है आकर्षण योग प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है, लेकिन Fg जो होता है ये सिर्फ आकर्षण बल होता है। दो द्रव्यमानों के बीच में हमेशा कैसा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। ठीक है, और इसके बाद आकर्षण प्रतिकर्षण हो गया, और फिर उसके बाद यहाँ पर बात करें, ठीक है, और क्या असमानता दिख रहा है? एक असमानता दिख रहा है यहाँ पर K और यहाँ पर G, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, K क्या होता है? K ये माध्यम पर निर्भर करता है, आप लोगों को हम बता चुके हैं, माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, पर निर्भर करता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो G है, G का नाम क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। G का क्या नाम है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। चाहे आप पृथ्वी पर G का कैपिटल G का मान खोजें या फिर जाकर के समुद्र में अंदर बैठ के वहां पर G का मान खोजें, दुनिया में कहीं भी खोजें, तो G का मान नहीं बदलेगा। अगर दोनों पिंडों के बीच में कोई भी माध्यम आ जाए, इन दोनों पिंडों के बीच में चाहे पानी भर दीजिए, चाहे ग्लास भर दीजिए, चाहे माइका भर दीजिए, चाहे खड़िया मिट्टी भर दीजिए, चाहे कागज वगैरह भर दीजिए, कुछ भी भर दीजिए, चाहे वायु कर दीजिए या फिर वायु को भी हटा दीजिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है G के मान में। ठीक है, कहने का मतलब G को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं, यानी G का मान माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका मान नहीं चेंज होता। अब इसका मतलब क्या है? अगर इसका मान माध्यम पर निर्भर कर रहा है तो ये बल जो होगा Fe जो होगा, इसके बीच में माध्यम आने पर इसका मान बदल जाएगा और G क्या होगा? यानी Fg का मान माध्यम पिंडों के बीच में कोई भी माध्यम आ जाए तो उसका मान नहीं बदलेगा। बात समझी? यानी दो पिंड हैं, इस चीज को फिर से समझ लीजिए थोड़ा। ये दो पिंड हैं, इन दोनों पिंडों के बीच अगर दोनों को हम पहले आवेश माने, आवेश मान के क्या करें कि इनके बीच में मान लेते हैं अभी 2 न्यूटन का बल लग रहा है और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में क्या है? वायु है। ठीक है, लेकिन अभी इन्हीं दोनों को अगर इतनी दूरी पर ऐसे ले जाकर के हम पानी में रख दें, यानी इसके बीच में माध्यम पानी आ जाए, तब इनके बीच में बल क्या होगा? बदल जाएगा। बल क्या होगा? बदल जाएगा। लेकिन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, यानी Fg की बात करें, तो Fg चाहे पानी में निकालिए चाहे जहां पर निकालिए, वो बल का मान बदलने वाला नहीं है। ठीक है, और तो ये होता है, कुछ इन दोनों में सिमिलरिटी होती है, ये कुछ इन दोनों में डिफरेंस है। Fg का मान, ये आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है, ये सिर्फ आकर्षण प्रकार का होता है। ये K का मान माध्यम पर निर्भर करता है, इसलिए आवेशों के बीच में माध्यम आने से यानी गुरुत्वाकर्षण स्थिर वैद्युत बल का मान जो बदल जाएगा, और G जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, इसलिए पिंडों के बीच में कोई भी माध्यम रख दिया जाए तो Fg का मान बदलने वाला नहीं है। ठीक, अब इसके बाद जो है एक क्वेश्चन यहां पर ये पूछा जाता है, ये तो हो गया इन दोनों में तुलना। अब एक क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है, Fe तथा Fg के बलों का अनुपात क्या कीजिए। क्वेश्चन है क्या, देख लीजिए क्वेश्चन। दो इलेक्ट्रॉन परस्पर एक दूसरे से कुछ दूरी r पर स्थित है, इनके मध्य लगने वाला Fe तथा Fg का अनुपात ज्ञात कीजिए। Fe तथा Fg का अनुपात ज्ञात कीजिए, यह है क्वेश्चन। अनुपात ज्ञात कीजिए, यह है क्वेश्चन।
अनुपात ज्ञात करना है। क्वेश्चन में थोड़ा सा दिया रहता है कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 के। ये होता है इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है, देखिए ये जो वैल्यू हम लिखवाते चल रहे हैं इन सबको साथ में याद करते चलिए। क्लास 12 है, जितना याद रखे रहेंगे उतना ज्यादा आसान हो जाएगा पढ़ना। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रॉन। अब देखिए दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, एक दूसरे से कितनी दूरी पर, मान लेते हैं r दूरी पर रखे हैं, एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। हम लोगों को इसमें क्या करना है, Fe तथा Fg का अनुपात बताना है। ठीक है, Fe तथा Fg का अनुपात, Fe और Fg का अनुपात बताना है। ठीक है, तो एक दूसरे से कोई दूरी पर रखे हैं यानी इलेक्ट्रॉन रखे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कितना आवेश है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम आवेश यहाँ एक रखा है, और यहाँ पर भी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम आवेश रखा है। यानी दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल Fe पता कर लेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन को का जो द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg होता है, और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है तो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg होता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद यानी दो द्रव्यमान भी रखे हैं, भले ही सूक्ष्म द्रव्यमान है पर द्रव्यमान रखे तो हैं। अब इन दोनों के बीच में भी एक बल लग रहा होगा, कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, तो इन दोनों के बीच में लगने वाले इस बल को भी हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद दोनों का अनुपात हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो ज्ञात करते हैं पहले तो कूलॉम के नियम से Fe बराबर अगर ज्ञात करेंगे तो Fe बराबर क्या हो जाएगा, Fe बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दूरी तो नहीं बदलेगी ना, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और Fg बराबर क्या होगा, Fg बराबर G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दोनों का अनुपात ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने से हमको क्या मिलेगा, Fe अपॉन Fg, Fe अपॉन Fg। अब देखिए कैलकुलेशन आप लोगों का स्ट्रॉन्ग रहे तो बढ़िया रहे, अपॉन R स्क्वायर अपॉन में G m1 m2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने से हमको क्या मिलेगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा, Fe अपॉन में Fg इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में क्या बचा है, G m1 m2, ये बचेगा। अब जो है सब वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको K का मान पता होता है, यहाँ पर 9 गुणे 10 के घात 9 कल बताए थे। ठीक है, 9 गुणे 10 के घात 9, और Q1 का मान कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, अपॉन में कैपिटल G का मान, कैपिटल G का मान याद होगा शायद 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 होता है, बहुत छोटा मान होता है, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 होता है। और इंटू m1 का मान, m1 का मान 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, और फिर इसके बाद इसका 9.1, m2 का मान भी वही रहेगा ना, इंटू 10 की पावर माइनस 31। ठीक है, अब क्या करें, ओवरऑल सबको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद देखिए 19 और 19 पावर ये जुड़ जाएगी 38। ठीक है, तो 9 गुणे 10 के घात 9, फिर 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10 के घात माइनस 38। फिर उसके बाद यहाँ पर सभी पावर्स को जोड़ देते हैं, 6.67 इंटू 9.1 इंटू 9.1 इंटू 31 और 31 62, 62 में 11 और जोड़ दीजिए तो 62, 1 63, 73, 10 की पावर माइनस 73। ठीक है, 31 61 62, 62 और 11 तो 18
6 एक साथ 73, 73 माइनस का 73 बना। अब इस पावर को ऊपर ले जाइए, ठीक है, ऊपर लिए जाएंगे तो ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 और 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 38 और ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात प्लस का 73 हो जाएगा, प्लस का 73 और नीचे कितना है 6.67 इंटू 9.1 इंटू 9.1, ठीक है, ये इतना बनेगा। अब जो है 73 में से जरा 38 घटाइए, 73 में से 38 घट जाएगा, 73 और 9 ये भी है, 9 इसको भी जोड़ देते हैं, ठीक है, 9 पावर ये भी इसको भी जोड़ देते हैं। ये बड़ा बकवास हो जा रहा है, 9 गुणे 1.6 गुणे 1.6 गुणे 73 और 9, 9 3 12 22 82 हो जाएगा, ठीक है, 10 की घात 82, बाप रे बहुत ज्यादा, बटे में 10 की घात 82, इतना बड़ा कैलकुलेशन। 6.67 इंटू 9.1, एक मिनट यहाँ पर एक छूट गया है, 10 की घात माइनस 38 इंटू 9.1, ये 10 की पावर माइनस 38 छूट गया था। अब 82 में से जरा जो है 38 घटा दीजिए, तो 38 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 गुणे 1.6 गुणे 1.6 गुणे 82 में से 38 घटाए तो यहाँ पर हो गया 12 में से 8 घटा 4, 12 में से 8 घटा 4, यहाँ से बचा 7, 7 में से 3 घटेगा 4 यानी 44, 10 की घात 44 बच रहा है, ठीक है, 10 की घात 44 और ये 6.67 इंटू 9.1 इंटू 9.1। तो इन सभी को अगर कैलकुलेट करें अब, ठीक है, इन सभी को अगर कैलकुलेट करें तो Fe अपॉन एफ जी जो आता है लगभग 10 की पावर 42 आता है। Fe अपॉन एफ जी जो आता है ये मान लगभग 10 की पावर 42 आता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि Fg का 10 की पावर 42 टाइम्स Fe है, यानी Fg को थोड़ा अगर उधर भेजें तो Fe बराबर क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 42 इंटू Fg लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, यानी Fg का 10 की पावर 42 गुना Fe है, यानी Fe बहुत ज्यादा बड़ा है Fg से। कहने का मतलब ये है कि हमारे डेली लाइफ में दो पिंडों के बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल होता है वो इसीलिए नहीं पता चलता, बहुत वीक फोर्स होता है वो, ठीक है, और वहीं पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन के लिए कितना है, उस Fg का 10 की पावर 42 टाइम्स है, ठीक है, 10 की घात 42 गुना है, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा है। तो ये वैल्यू जो है अक्सर पूछी जाती है कि Fe तथा Fg का अनुपात क्या होता है, एक नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन सीधा ये पूछा जाता है एक नंबर में कि Fe तथा Fg का अनुपात कितना होता है, 10 की घात 42, 10 की घात 44, 10 की घात 46 ऐसे करके ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है, और वहां पर एक ऑप्शन 10 की घात 42 भी होता है, तो आप लोग जो है यहाँ पर टिक करेंगे 10 की घात 42 और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये एक फेल आ जाए इसलिए इतना सब बताया, इतना सब आप लोगों को याद नहीं रखना है, सिर्फ फाइनल रिजल्ट याद रखिएगा, इसी से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। इस फाइनल रिजल्ट से याद रखिएगा Fe अपॉन Fg, उल्टा मत याद रखिएगा, Fg अपॉन Fe मत याद रखिएगा, Fg अपॉन Fe बराबर 10 की घात 42 मत, E ऊपर G नीचे। देखो ABCD पढ़ते हो ना तो E ऊपर पहले आता है, E पहले आता है, G बाद में आता है, E पहले आता है, G बाद में आता है, E पहले आता है, G बाद में आता है, ठीक है। हाँ तो याद रखिएगा E बाई G ऐसे याद रखो, Fe अपॉन Fg 10 की घात 42, ये चीज याद रखिएगा, उल्टा मत याद कर लेना, नहीं तो फिर तुम्हें ही जानो, ठीक है। तो ये जो है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा दोनों के बीच में अनुपात कितना होता है, ठीक, नोट कर लीजिए, नोट करना हो तो। अब जो है हम लोगों को बढ़नी है अपने अगले टॉपिक पर, जो कि बोर्ड के पॉइंट व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो काफी लोग छोड़ के आएंगे, और है कूलाम के नियम से ही, तो क्यों ना उसको बढ़िया से पढ़ लिया जाए। हाँ अगर ये और भी पीछे क्लास के लेक्चर अगर आपको देखने हैं तो
यूट्यूब पर टाइप कीजिए फिजिक्स वर्ड क्या भाई मनोज सर, और फिर वहाँ से जो है आप लोग इस लेसन के पहले के और भी सब वीडियो आप लोग वहाँ पर चैनल पर जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का अगला टॉपिक है, अब अगला टॉपिक है कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप, वेक्टर फॉर्म जो है हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म सदिश रूप में। ठीक है, वेक्टर फॉर्म का इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ से जो है 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है। अगर वेक्टर फॉर्म पूछ लिया था तो ये डेरिवेशन में 3 नंबर में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन तो फिक्स होता है, जनरली पूछ लिया जाता है कि कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म का सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है, वो सिग्निफिकेंस यानी महत्व हम यहाँ पर बताएंगे उसका। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर जरा चित्र देखें, ये हमारे पास एक आवेश है, 1 मिनट, वीडियो में क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक है, यहाँ पर एक हमारे पास आवेश है प्लस Q1, प्लस मान के ही सॉल्व करेंगे, आप लोग माइनस मान के भी सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर एक प्लस Q2, ये हमारे पास 2 आवेश हैं, प्लस Q1 प्लस Q2। ठीक है, ये हमारे पास 2 आवेश हैं। इन दोनों आवेशों के बीच, केंद्रों के बीच की जो दूरी है वो क्या है, r है। r नहीं, वेक्टर r मान लेते हैं। दूरी सदिश, दूरी सदिश क्या है, वेक्टर r है। वेक्टर फॉर्म बताना ना, तो दूरी सदिश सबको सदिश के रूप में लेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, ये वेक्टर सदिश यानी कहाँ से देखा जाए, कोई एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। उस रेफरेंस पॉइंट से हम लोग कहेंगे ना कि ये जो है किस डायरेक्शन में दूरी सदिश हमको लेनी है। ठीक है, किस 1 मिनट, वीडियो साफ आ रहा है कि नहीं, लाइट चली गई? ठीक है, हाँ, तो एक कोई रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, ये कोई हमने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया। ठीक है, ये कोई एक रेफरेंस पॉइंट, तो और इस रेफरेंस पॉइंट से जो Q2 की दूरी है, देखिए यहाँ पॉइंट O से जो Q2 की दूरी है उसको हम मान रहे हैं वेक्टर R2, वेक्टर दूरी सदिश जो है वेक्टर R2, Q2 की दूरी। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की नहीं, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए हमने यहाँ पर ये एरो का निशान भी हम बनाए, ये सॉरी फिर से बनाना पड़ेगा, ये एरो। ठीक है, यहाँ से देखिए एरो दिख रहा है कि नहीं वीडियो में? हाँ दिख रहा है, ठीक। हाँ, और फिर उसके बाद जो है यहाँ से जो दूरी ले रहे हैं Q1 की, वो R1 ले लेते हैं, वेक्टर R1। ठीक है, वेक्टर R1। अब वेक्टर लॉ आप लोगों को थोड़ा देखना होगा। ठीक है, तो Q1 के लिए पहले सिंगल करके एक का लेंगे। अब देखिए जब Q2 पर लगने वाला बल ज्ञात करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर सुन लीजिए, जब Q2 पर लगने वाला बल ज्ञात करेंगे तो Q2 पर लगने वाला जो बल होगा वो Q1 के कारण होगा, तो वो बल इस तरफ लगेगा। ठीक है, F/2 ड्यू टू 1, F/2 ड्यू टू 1, और लाइन ज्वाइनिंग सेंटर पर ही लगेगा। तो हमारा वेक्टर R का डायरेक्शन ये हो जाएगा। जब हम Q2 पर लगने वाले बल की गणना करेंगे तो हमारा ये वेक्टर R का डायरेक्शन क्या होगा, वेक्टर R के डायरेक्शन में ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो वेक्टर R का डायरेक्शन क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस डायरेक्शन में बल लगेगा, जब Q2 पर बल ज्ञात करेंगे तो इस दिशा में बल लगेगा। तो ये जो विस्थापन सदिश यानी दूरी सदिश, विस्थापन सदिश जो हमारा बनेगा वो ये इस डायरेक्शन का होगा। और फिर उसके बाद जब हम Q1 पर लगने वाला बल ज्ञात करेंगे, जब हम Q1 पर, ध्यान से सुनिए, जब हम Q1 पर लगने वाला बल ज्ञात करेंगे तब क्या होगा, तब डायरेक्शन हमको ये मिलेगा। तब यहाँ पर वेक्टर R का डायरेक्शन हम ये लेंगे, जब Q1 पर लगने वाला बल ज्ञात करेंगे तब दूरी सदिश जो है ये लेंगे। ठीक है, इधर। ठीक है, तब इसका डायरेक्शन ये ले लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? तो आप लोगों को पता है कि अगर 1 वेक्टर, 2 वेक्टर और 3 वेक्टर ऐसे हैं, ये 3 वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रिजल्टेंट परिणामी कौन बनता है,
इन तीनों वेक्टर, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर सी हो गया। इन तीनों को हम लिखें कैसे? तो देख रहे हैं आप, चलते जाओ जब तक एरो के डायरेक्शन में सीधा सीधा आप चल रहे हो, हेड टेल जोड़ रहे हो तब तक ठीक है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, परिणामी कौन? उल्टा कौन पड़ा? उल्टा जो पड़ा वही आपका रिजल्टेंट बराबर वेक्टर सी। ठीक है, इस छोटे से पॉइंट को याद रखना। ठीक है, यहाँ से गए हेड टेल जुड़ा, यहाँ पर हेड हेड जुड़ा यानी ये रिजल्टेंट बना। ठीक है, टेल टेल जुड़ा, इधर नहीं इधर, इधर चल के ये रिजल्टेंट आपका हो जाएगा। ठीक है, ये और ये हो गया आपका रिजल्टेंट। ठीक है, तो यही काम यहाँ पर करना है हम लोगों को। ठीक है, ये छोटी सी बात आप लोग याद रखिएगा। हाँ, चलिए अब एक एक बार दोनों आवेशों पर बारी बारी से लगने वाला बल हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो दोनों पर जब ज्ञात करते हैं तो देखिए पहला नंबर ज्ञात करते हैं। चलिए Q1 पर लगने वाला बल ज्ञात कर लेते हैं, वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, Q1 आवेश पर लगने वाला बल, Q1 आवेश पर लगने वाला बल। अब कैसे करते हैं? पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दूरी सदिश की। दूरी सदिश यानी वो विस्थापन सदिश या दूरी सदिश जो भी बोले। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब Q1 पर दूरी सदिश हमारी कौन सी होगी? देखिए जरा, Q1 पर बल किस तरफ लगेगा? सबसे पहले ये देखना, तो इस तरफ जिस पर लगने वाला बल उस पर बल किस तरफ लगेगा? इस तरफ लगेगा, तो R वेक्टर का डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा चित्र बना लेते हैं। वेक्टर R का डायरेक्शन ये हो गया, यहाँ पर पॉइंट O है, यहाँ पर पॉइंट O है, और यहाँ पर हमारा क्या है? R2 वेक्टर है, और यहाँ से हमारा क्या है? R1 वेक्टर है। अब देखिए जैसे यहाँ पर अभी हमने जो नियम बताया था उस नियम के अनुसार चलिए। ठीक है, उस नियम के अनुसार चलिए। ठीक है, जब उस नियम के अनुसार आप लोग चलेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए R वेक्टर इधर, R2 इधर, R1 इधर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रिजल्टेंट कौन बना? देखिए यहाँ से यहाँ चले, यहाँ से यहाँ चले, यहाँ से यहाँ चले। ठीक है, तो क्या हो गया? R2 प्लस R वेक्टर बराबर रिजल्टेंट अपोजिट, यही तो उल्टा दिख रहा है। देखिए हेड टेल ये जुड़ा है। ठीक है, यहाँ पर हेड हेड, यहाँ पर टेल, तो रिजल्टेंट यही हो गया R1। ठीक है, तो वेक्टर R बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर R बराबर क्या हो जाएगा? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, वेक्टर R का मान। ठीक है, वेक्टर R का मान क्या हो जाएगा? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, अब लगने वाला बल ज्ञात करते हैं। Q1 पर क्या बल लगेगा? तो F/1 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ज्ञात करते हैं। तो क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा? देखिए इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस क्या है? तो डिस्टेंस आपको साफ साफ दिख रहा है, क्या है? R। तो R हम वेक्टर के साथ नहीं, मैग्नीट्यूड के साथ लिखेंगे। किसके साथ लिखेंगे? मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी उस वेक्टर R का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, डायरेक्शन नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे? R वेक्टर R कैप। ठीक है, और R कैप कैसे, R कैप हो गया। अब R कैप कैसे लिखा जाता है? R वेक्टर अपॉन में मॉड R। ठीक है, यूनिट वेक्टर कैसे लिखा जाता है? R कैप। ठीक है, तो डायरेक्शन ही तो बताता है यूनिट वेक्टर लिखने का तरीका यही है। तो यूनिट वेक्टर को लिखा कैसे जाता है? R वेक्टर अपॉन मॉड का वेक्टर। ठीक है, वेक्टर का मॉड। ठीक है, तो अभी कैप की जगह पर क्या लिखेंगे? K Q1 Q2 अपॉन में मॉड R की जगह पर क्या लिख सकते हैं? R1 माइनस R2 वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का स्क्वायर इनटू, इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं, और R की जगह पर क्या लिख सकते हैं? R की जगह पर देखिए ये R1 माइनस R2, वेक्टर R की जगह पर क्या लिख सकते हैं? R1 माइनस R2। तो R1 माइनस R2 अपॉन में मॉड में R1 माइनस R2। ठीक है, मॉड में R1 माइनस R2। तो लिख दीजिए क्या आ जाएगा यहाँ पर? R1 माइनस R2 अपॉन में मॉड में R1 माइनस R2। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ही है, यहाँ पर R स्क्वायर है, यहाँ पर
स्क्वायर है, यहाँ पर सिर्फ एक पावर है तो दोनों जुड़ करके 3 पावर हो जाएंगी, 2 पावर इसका 1 पावर इसका, तो 3 पावर हो जाएगा। ये तो ये हो जाएगा फाइनली, चलो यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा फाइनली कितना, ये हो जाएगा F12 यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये हो जाएगा K Q1 Q2 ब्रैकेट में R1 माइनस R2 अपॉन में क्या हो जाएगा, 3 पावर हो जाएगा, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 मॉड का क्यूब हो जाएगा। तो कहने का मतलब इतना फोर्स जो है पहले आवेश पर लगेगा, ठीक है, इतना फोर्स पहले आवेश पर लगेगा। और फिर इसी तरह से अगर हम Q2 आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करें, ठीक है, Q2 आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है। तो इसका भी देखें अब आप लोग, इसका भी कि अब यहाँ पर आर वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, तो Q2 पर इस तरफ बल लगेगा तो Q2 का वेक्टर इधर हो जाएगा, ये आर का वेक्टर का डायरेक्शन ही हो जाएगा। यही आर के डायरेक्शन को देखना है बस, और जिस तरफ बल लगेगा वही उसका डायरेक्शन हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और इनका डायरेक्शन जो है चेंज होने वाला नहीं है, ये R2 है आपका और ये क्या है आपका R1 है, R2 है ये और ये R1 है, ये चेंज होने वाला नहीं है। अब यहाँ से आप देख लीजिए, ये और ये एक साथ पड़ रहे हैं, ये और ये ठीक है, तो परिणाम इस बार ये बना, परिणाम इस बार ये बनेगा। तो क्या हो गया यहाँ पर देखिए, R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर बराबर R2, रिजल्टेंट हमारा R2 इस बार बनेगा। जैसे यहाँ पर क्या बन रहा है, देखिए ये प्लस ये R2 R बराबर R1, ये रिजल्टेंट बन रहा है, यहाँ पर ये बन जाएगा। तो R वेक्टर बराबर यहाँ पर क्या मिलेगा, वेक्टर R बराबर R2 माइनस R1 यहाँ पर हमको मिलेगा। और फिर उसके बाद अगर बल ज्ञात करेंगे तो बल ज्ञात करने पर F21 लिखा जाएगा, फोर्स ऑन 2 Q21 यानी एक के कारण लगने वाला बल K Q1 Q2 अपॉन में मॉड R का स्क्वायर इंटू R कैप क्या, देखिए वेक्टर फॉर्म फोर्स का हमको लिखना है, इसलिए कैप लगाया जा रहा है। ये डायरेक्शन शो करता है, एक वेक्टर जो होता है यूनिट वेक्टर, ये क्या करता है, डायरेक्शन शो करता है। तो यहाँ पर R कैप हो गया। अब R कैप का मान फिर से इसी तरह से रखा जाएगा। यहाँ पर देखना ये है कि R का मान आया क्या है, ठीक है। तो F21 क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन में मॉड R की जगह इस बार क्या रखेंगे, R2 माइनस R1, याद रखिएगा R2 माइनस R1 रखा जाएगा और मॉड का स्क्वायर हो जाएगा। और ये R वेक्टर आया है तो वेक्टर R अपॉन में मॉड वेक्टर R और R का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा R2, जैसे यहाँ पर लिखा गया था R2 माइनस R1 अपॉन में मॉड R2 माइनस R1, ठीक है, ये हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखना, बहुत बच्चे जुगाड़ लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान देना, पहले के लिए R1 माइनस R2 है और यहाँ पर क्या है R2 माइनस R1 है, ठीक है। बहुत लोग करेंगे यही वैल्यू उठा करके यहीं पर रख देंगे, बाद में घूमेंगे और सर बदलाएंगे कि कहाँ गलत हुआ, ठीक है। तो ध्यान देना इस चीज का, ठीक, कि R2 माइनस R1 है, यहाँ पर क्या आएगा R2 माइनस R1 और जो C1 पर निकालते हैं वहां पर R1 माइनस R2 आता है, तो ये चीज ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर 1 पावर है, तो ये 3 पावर हो जाएगी। यहाँ पर लिखते हैं तो F(2) ड्यू टू 1 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा K Q1 Q2 K Q1 Q2 अपॉन में R2 माइनस R1 अपॉन में क्या हो जाएगा R2 माइनस R1 का होल क्यूब, R2 माइनस R1 का होल क्यूब हो जाएगा। अच्छा, एक चीज जरा ध्यान से देखिए, ठीक है, एक चीज जरा ध्यान से देखें, अगर हम R2 माइनस R1 को देखें तो ये वैल्यू R2 माइनस R1 ये वैल्यू और फिर उसके बाद R1 माइनस R2, ये दोनों वैल्यू क्या है आपस में बराबर है कि नहीं,
इन दोनों परिणामों में जरा ध्यान से देखें, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, R2 माइनस R1, ये क्या, यही R ही तो आएगा, R2 माइनस R1 क्या, यही R ही तो आएगा, ठीक है। देखिए R के बराबर ही तो है, R के बराबर ही तो है ना। तो इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों की जगह पर हम मॉड R भी केवल लिख सकते हैं, इन दोनों की जगह पर हम सिर्फ मॉड R भी लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पर अगर हम केवल मॉड R लिख देंगे, ये मॉड R है, ये भी मॉड R है, एक लाइन यहाँ पर हमको और लिखनी चाहिए थी, चलो बढ़ा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन हमको और बढ़ानी चाहिए थी, बढ़ा देते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए तो F12 क्या हो जाएगा, K Q1 Q2, एक मिनट दिख रहा है कि नहीं, कहाँ लिखें कहाँ लिखें, चलो थोड़ा और इधर करके लिख देते हैं, हाँ ये ऐसे बना देते हैं इसको, हाँ F12 क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 R1 माइनस R2 का वेक्टर अपॉन में मॉड R का क्यूब, मॉड R का क्यूब, ठीक है, मॉड R का क्यूब। तो यहाँ पर फाइनल रिजल्ट हमारा ये बनेगा, ठीक है, मॉड R का क्यूब, ये, ठीक है, मॉड R का क्यूब, ठीक दिख रहा है साफ साफ, हाँ चलिए देखें। तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर भी क्या लिख सकते हैं, R, ठीक है। F21 K Q1 Q2 R2 माइनस R1 अपॉन में मॉड R का क्यूब, मॉड R का क्यूब यहाँ पर भी लिख सकते हैं। अब अगर दोनों को ध्यान से देखो, दोनों को अगर ध्यान से देखो तो परिणाम लगभग सेम वही है, इसको और इसको दोनों को ध्यान से देखो। यहां से अगर हम माइनस कॉमन कर लें, यहां से माइनस अगर कॉमन कर लें तो R1 माइनस R2 हो जाएगा, यहां से अगर हम माइनस कॉमन कर लें तो ये R1 माइनस R2 हो जाएगा। तो कॉमन कर लीजिए F21, देखिए अब कुछ बच्चों के भी दिमाग में ये कंफ्यूजन चल रहा होगा कि जब यहाँ पर भी R1 माइनस R2 या R2 माइनस R1 आएगा R ही, तो क्यों ना रख दें। देखिए रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, R बिल्कुल रख सकते हैं, R रखेंगे, देखिए बटे में R स्क्वायर, वही कूलॉम का नियम ही है, ठीक है। बस क्या है, यहाँ से डायरेक्शन मिल जाएगा आपको, माइनस कॉमन तो कीजिए एक बार, ठीक है। F21 तो माइनस जब कॉमन कर लेंगे बाहर लिख लें K Q1 Q2 R1 माइनस R2, ठीक है, अपॉन में मॉड R का क्यूब, ठीक है। अब आप लोग अगर ध्यान से देखें, ये 13 ना कोई समझ ले, क्यूब लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस लगा है, ठीक है, और ये पूरी वैल्यू क्या है, ये पूरी वैल्यू यही F21 है, तो F21 भी लिख सकते हैं इसकी जगह पर, तो क्या लिख सकते हैं इसको, F21 इज इक्वल टू माइनस F12, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जितना बल ये इस पर लगा रहा है उतना ही बल ये इस पर भी लगाएगा, ठीक है, पर अपोजिट डायरेक्शन में। माइनस आया, माइनस का दिखा रहा है, पर अपोजिट डायरेक्शन में, और यहां से ये प्रूव हो जाता है कि न्यूटन का ये थर्ड लॉ है, ठीक है, न्यूटन का ये थर्ड लॉ है। अगर मैग्नीट्यूड की केवल बात करें तो दोनों बलों का परिमाण क्या होगा, समान होगा। यानी अगर यह आवेश इस पर, अगर यह आवेश इस पर 5 न्यूटन का बल लगाता है तो यह आवेश इस पर 5 न्यूटन का ही बल लगाएगा, लेकिन दिशा में दोनों विपरीत होंगे, दिशा में दोनों क्या होंगे, विपरीत होंगे। और यहाँ से क्या होता है, ये न्यूटन के नियम का भी सत्यापन होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो होता है, ठीक है। एवरी एक्शन फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो वही चीज यहाँ पर है, ठीक है। यानी एक जितना बल लगाएगा दूसरा उतना ही बल पाएगा, ठीक है, जितना लगाएगा उतना इस पर भी लगेगा, ठीक है। तो बलों का परिमाण जो होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है वो समान होता है,
बाद जो है इनका डायरेक्शन अपोजिट होता है। यानी अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, F12 का मॉड इज इक्वल टू F21 का मॉड। दोनों आपस में मैग्नीट्यूड रूप में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां से तो ये प्रूफिंग मिल जाती है न्यूटन के नियम का सत्यापन। अब क्वेश्चन यहाँ से वेक्टर तो इसी को क्वेश्चन बदल के भी पूछ सकता है कि कूलॉम के नियम से न्यूटन के नियम का सत्यापन कीजिए। ठीक है, तो यहां से ये भी पूछ सकता है। अब दूसरी चीज, ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछता है, इसको पहले नोट कीजिए फिर बताते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दें इसको, मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन कैसे क्या बनेगा, एक क्वेश्चन देख लेते हैं फिर उसके बाद तब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि 2 कूलम और एक 3 कूलम आवेश एक दूसरे से कुछ सेपरेशन पर, कुछ दूरी पर रखे हैं। ठीक है, मान लेते हैं चलो r दूरी पर रखे हैं, दूरी कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कुछ दूरी पर एक दूसरे से रखे, तो कहेगा कि ये इस पर जो बल लगाएगा, इसको आवेश नंबर 1, इसको आवेश नंबर 2 मान लेते हैं, तो ये क्या होगा F21 फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। अब इसकी आदत हो गई होगी लिखने की, और ये F11 ड्यू टू 2। ठीक है, तो कहेगा दोनों बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, दोनों बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, इस तरीके का एक क्वेश्चन, प्लस 1 माइक्रोकूलम तथा प्लस 4 माइक्रोकूलम के 2 आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थिर है, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत से ज्ञानी होंगे तुरंत उसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे। चलो जो उसमें लिखा है वही यहाँ पर आवेश मान लेते हैं, वो क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड का पूछा भी गया है, प्लस 1 माइक्रोकूलम और यहाँ पर कितना आवेश माना गया है, प्लस 4 माइक्रोकूलम। तो कुछ ज्ञानी होंगे तुरंत सॉल्व करने बैठ जाएंगे, अरे भैया जब सॉल्व ही करना था तो वेक्टर फॉर्म पढ़ने का फायदा क्या। ठीक है, हमारे पास रूल है तो उस रूल का उपयोग कीजिए। ठीक है, नियम का उपयोग करने में फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। ठीक है, अब प्लस 1 माइक्रोकूलम प्लस 4 माइक्रोकूलम। ठीक है, कह रहा है कि दोनों पर लगने वाले बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या पता चला वेक्टर फॉर्म से कि दोनों बल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों बल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखो अगर 2 नंबर में 3 नंबर में न्यूमेरिकल पूछा जाता है तब तो सॉल्व कीजिए, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव में, वैसे ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव में है तो उसी तरह से आप भी काम कीजिए ना, फालतू में समय गंवाने से क्या फायदा। तो देखिए अब इस वाले बल का मान जो भी है और इस वाले बल का मान जो भी है, आपको पता है कि दोनों बलों का मान बराबर है। देखिए बिना पेन उठाए सॉल्व होगा। ठीक है, दोनों बलों का मान क्या होता है, बराबर होता है। जब बराबर मान है दोनों का, तो जब दोनों का हम भैया अनुपात ज्ञात करेंगे तो 1:1 आएगा कि नहीं। मान लेते हैं F21 का मान हमने सॉल्व किया, कुछ किया और आ गया 4 न्यूटन। ठीक है, चलो 4 नहीं, कुछ ऐसे मान लेते हैं अपने मन से, चलो Y न्यूटन आ गया। क्या आ गया, Y न्यूटन आ गया। इसी तरह से जब हम सॉल्व करेंगे F12 को, इसको इस पर लगने वाले बल को, तब भी कितना आएगा, Y2 आएगा। क्यों, Y न्यूटन ही तो आएगा। क्यों, क्योंकि कूलॉम के वेक्टर फॉर्म के अनुसार हम यही पता कर पाए हैं कि दोनों का मान क्या होता है, आपस में बराबर होता है। और दोनों का जब हम अनुपात ज्ञात करेंगे F21 में F12 ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा, Y/Y, तो दोनों का कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा कितना, 1:1, काम खत्म। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 1:1। और देखो ऑप्शन में कैसे दिया है, 1:4, 4:1, 1:1, 1:16, बढ़िया घुमाया है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चनों से आप लोग परेशान नहीं होंगे। ठीक, हाँ, तो अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व करने में वही K∼Q2/R² लगाइए, तो और उसके बाद डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने पर फिर भी यही एक ही आएगा, दोनों को वैसे भी डिवाइड करेंगे फिर भी एक ही आएगा। ठीक है, 1:1 ही आएगा दोनों का। तो ये हो
नियम का वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोगों को पढ़ना एक अच्छी सी टॉपिक है जहां से न्यूमेरिकल अक्षर पूछे जाते हैं। अक्षर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। न्यूमेरिकल इस बार 2022 में एक क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा गया है उसका। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है कल पढ़ा जाता है। ठीक है,